नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 पर नजर, 24 की खबर और बहुत कुछ हो रहा है 24 के मद्देनजर। मन की बात को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यह आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है। इतिहास इस बात को याद रखेगा, इतिहास इस बात को याद रखेगी कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। वंदे भारत ट्रेन के अंदर आधुनिकता भी है। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आज एक साथ राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिली है। आज जिन ट्रेनों को शुरू किया गया है वे पहले की तुलना में ज्यादा आधुनिक और आरामदायक है। ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नया भारत, नई संसद, नई बात और आने वाला चुनाव 24 का, उस पर सबकी नजर। प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बदलाव नहीं आया। अब लगातार कोशिश हो रही है, काम आगे बढ़ रहे हैं और नए वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी उन्होंने कहा कि बहुत आधुनिक है। आप और हम जानते हैं कि हमारे यहां हजारों रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो गुलामी के काल के हैं, जिनमें आजादी के 75 साल बाद भी बहुत बदलाव नहीं आया। विकसित होते भारत को अब अपने रेलवे स्टेशनों को भी लेकिन साथ में जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं, उपलब्धियों की बात होती है, तो सियासत भी होती है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने वंदे भारत ट्रेन के हरी झंडी दिखाने के मौके पर कहा कि आज पटना से दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया कि वो मौजूद नहीं। ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, रेल मंत्री जी को धन्यवाद, यहाँ के हमारे जीएम रेलवे के, डीआरएम और सारे रेलवे पदाधिकारियों का अभिनंदन। लोग पूछते थे पटना से वंदे भारत कब चलेगी, अब दूसरी भी चल गई। बहुत मैं खुश हूं। मैंने मांग की है, कोशिश करूंगा कि एक पटना दिल्ली में वंदे भारत चले। मैंने सुना है कि नीतीश कुमार जी को भी बुलाया गया था। अच्छा होता चले आते। अब चलिए अब छोड़िए मुझे। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को भी लाने की बात लगातार कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, विपक्ष की तरफ से हो रही थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा कि मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहूंगा कि वो इतिहास को पढ़ें। बाबा साहेब अंबेडकर के ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था क्योंकि नेहरू पर उनका आरोप था कि वो ओबीसी को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं। राहुल गांधी जी के बयान को देखा था। मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहूंगा, इतिहास को थोड़ा उनको पढ़े। पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने किस मुद्दे पे
मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। नेशनल गवर्नमेंट से क्यों इस्तीफा दिया था? एक प्रमुख मुद्दा था कि नेहरू जी के ऊपर उनका आरोप था कि ये ओबीसीओ को रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं है। काका कालेलकर कमीशन को किसने लागू नहीं किया? मंडल आयोग को 80 के बाद उसकी सिफारिश आने के बाद दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि शायद हम तेलंगाना जीत रहे हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। हम राजस्थान में भी जीत के बहुत करीब हैं। हमें लगता है कि हम जीतने में सक्षम हैं। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने और भी बहुत सी बातों का जिक्र किया और साथ में अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत की दावत। I'll tell you, there's no question. There's no way we're not going to win any of them. Okay. I would say, right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. We learned to. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सेंट्रल वॉर रूम के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी। आईएएस से नेता बने शशिकांत सेंथिल को सेंट्रल वॉर रूम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं लोकेश शर्मा, जसवंत गुर्जर और कैप्टन अरविंद कुमार को तत्काल प्रभाव से सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया और भारत के बीच विवाद पैदा करना चाहती थी और यही कारण है कि उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाया, लेकिन उसे रोक दिया और महिला आरक्षण विधेयक लेकर आई। विशेष सत्र को लेकर लगातार बहुत सी बयानबाजी निकलकर सामने आ रही थी। विशेष सत्र के दौरान यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा हो, भारत और इंडिया को लेकर चर्चा हो, लेकिन विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उस बिल के पास होने पर सभी ने सहमति जताई, खुशी भी मनाई और सरकार की नीयत पर कांग्रेस की तरफ से इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि मैं लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए जो उनके खिलाफ गाली गलौच हुई थी संसद के अंदर, क्योंकि विशेषाधिकार हनन का एक और मामला है। मैं मांग करता हूं कि निशिकांत दुबे ने जो लिखा है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो सच है तो उसका वीडियो भी होना चाहिए। अगर जो निशिकांत दुबे ने कहा है अगर वो सही है, प्रमाणित है, तो उसकी वीडियो होगी, उसका कुछ तो होगा ना। या आप लोग इतने बेशर्म थे कि सारे मंत्री और सारे बीजेपी के सांसद वहां हंस रहे थे, चुप बैठे थे। इसका मतलब आप प्रधानमंत्री जी के उसमें भी नहीं आ सकते सपोर्ट में, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी ने तार किया है। मैं और सवाल यही तो है, जब एक सांसद प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार कर रहा है बीजेपी। वो वीडियो लगभग पूरे देश में सबने देखा है। रमेश बिधूड़ी ने क्या कुछ कहा था दानिश अली को और उस दौरान कुछ सांसद हंस रहे थे तो उसको लेकर भी विवाद हो रहा है, उस पर भी टिप्पणियां हो रही हैं। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि दानिश अली ने उनको भड़काया था, रमेश बिधूड़ी को भड़काया था, इसलिए सब कुछ हुआ। हालांकि बीजेपी के बहुत से नेताओं ने कहा कि इस तरह का बयान गलत है, निंदनीय, ऐसा नहीं देना चाहिए दानिश अली को। और दानिश अली की तरफ से भी ये कहा गया है कि उन पर कार्रवाई हो, तो वहीं बीजेपी की तरफ से नोटिस भी दिया गया। ये बात भी निकलकर सामने आई। लोकसभा स्पीकर ने भी उनको चेतावनी दी कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। तो वहीं रमेश बिधूड़ी से जब पूछा गया कि आप इस पर क्या कहेंगे, जो कुछ मामला आपके साथ हुआ है और लोकसभा में आपने जो विवादित टिप्पणी दी है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नो कमेंट। नो कमेंट मतलब है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट मतलब है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं। लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि नो कमेंट, ओम बिरला जी देख रहे हैं, स्पीकर इस पर देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है, ये जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है।
it's Look, the main issues in India are simple. Concentration of wealth. Huge inequality in wealth, number one. Number two, massive unemployment. Number three, huge unfairness towards the lower caste, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues, everybody knows them. Price rise, 1,000 rupees cylinder, right? Now, BJP can't contest those, right? So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी के बयान पर विपक्ष के नेता लगातार वार कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि यह बहुत निंदनीय है, कुछ गरिमाएं रखी जाती हैं जिनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हालांकि इन दोनों हरियाणा में उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान को लेकर भी चर्चा हो रही है। उस बयान पर कांग्रेस के बहुत से नेता बोलने से बच रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उदय भान के बयान पर कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस के नेता रमेश भदौड़ी के बयान पर बीजेपी को घेर रहे हैं। द्वारा जो भाषा संसद में प्रयोग की गई, तो कैसे देखते हैं? निंदनीय है। कार्रवाई होनी चाहिए। आप सांसद रहे हैं, क्या उनकी कुछ कार्रवाई हो सकती है? होगी, प्रिविलेज कमेटी में आएगा, आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है सबको कोई उठ के कुछ बात कर दे। कुछ गरिमाएं रखी जाती हैं, कोई गरिमा किसी को भी तोड़नी चाहिए। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश भदौड़ी की विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि संसद में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लगातार कांग्रेस के सांसदों की तरफ से रमेश भदौड़ी पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी तो उसी दिन उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे, तो राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि ये सब बीजेपी की साजिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी दूसरे मुद्दों से, जो दूसरे बड़े मुद्दों उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जब उदय भान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कल जो कह दिया उन्होंने कह दिया नहीं, वो बसते नजर आए उनके बयान पर। इस तरह की भाषा का जो संसद में प्रयोग किया गया ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की भाषा का जो संसद में प्रयोग किया गया ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितना निंदा की जाए। नए संसद भवन पर सांसद संजय राउत ने कहा कि नया संसद भवन एक मेगा शो है, कितने स्टार का होटल है मुझे भी नहीं मालूम, जब अंदर जाता हूं तो मुझे कहीं नहीं लगता कि मैं किसी ऐतिहासिक इमारत में जा रहा हूं। नए संसद भवन को लेकर उसकी खूबसूरती की तारीफ भी हो रही है, तो इस तरह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। भवन खड़ा किया है और एक बहुत बड़ा मेगा शो, कितने स्टार का होटल है मुझे मालूम नहीं, लोग बोलते हैं 7 स्टार है, 5 स्टार है, लेकिन जरूर आज हमने सामना में लिखा है। जब अंदर जाता हूं मैं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई ऐतिहासिक वास्तु इमारत में जा रहा हूं जो हमारी संसद है। 20 साल से ज्यादा समय तक मैं भारत के संसद में हूं। जब मैं उस संसद भवन में जाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे साथ इतिहास चल रहा है, मेरे साथ इतिहास। नए संसद भवन पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कुछ सरकारें घपले और घोटाले करने के लिए जानी जाती हैं और कुछ सरकारें काम के लिए जानी जाती हैं। पीएम मोदी के समय में सरकार बेहतर काम कर रही है, पैसों की बचत भी कर रही है। नए संसद भवन को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए गए कि बेवजह इस तरह से पैसों की खर्च किया गया है और दूसरी चीजों में हो सकते थे। अभी आप सुन रहे थे संजय राउत को, उन्होंने कहा कि जब मैं वहां जाता हूं तो किसी तरह से ऐसा नहीं लगता किसी ऐतिहासिक बिल्डिंग में आया हूं। ये कितने स्टार का होटल है मुझे भी नहीं मालूम। नई पार्लियामेंट की जरूरत बहुत पुराने समय से महसूस की गई। जिन लोगों ने ओवर बजटिंग का काम किया उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है कि कम बजट में इतना सुंदर काम कैसे हो सकता है। कुछ सरकारें घपले घोटालों के लिए जानी जाती हैं, कुछ सरकारें काम के लिए जानी जाती है। मोदी जी के समय में सरकार बेहतर काम और पैसे की बचत के लिए जानी जाती है और यही मेरा आज का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर
मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने जितना कर्ज लिया है वो ओपन है। इन्होंने पिछले 1 साल में बड़े बड़े ठेके दिए, जिससे कितनी रिश्वत ली है इसकी जानकारी मेरे पास है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जितना कर्ज दिया है वो ओपन है। आप एक हिसाब लगा लीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले 1 साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया। एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से। ये आप जानकारी लेके, मेरे पास तो है, पर मैं चाहता हूं आप भी ले लें और आप मेरे से शेयर कर लें। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के लिए सभी गुण, यानी कि वो सर्वगुण संपन्न है। तो जब भी इंडिया गठबंधन पीएम उम्मीदवार के लिए नाम का ऐलान करेगा तो उसमें नीतीश कुमार का नाम होगा ही। माननीय मुख्यमंत्री भारत में अभी माननीय मुख्यमंत्री से बड़े समाजवादी, यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया के बाद, जॉर्ज साहब के बाद यदि कोई सबसे बड़े समाजवादी नेता है तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी, और देश में इनसे समाजवादी नेता कोई नहीं है। इसलिए अभी जो इंडिया अलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री की बातें चल रही है, सारे के सारे गुण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में है। 5 बार भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में 18 वर्ष से मुख्यमंत्री है। मैं समझता हूँ इतना योग्य व्यक्ति पूरे भारत में नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस जब भी घोषणा करेगी प्रधानमंत्री का, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ही करेगी। और यहाँ के लोग चुनाव के दौरान नेताओं की तरफ से जीतने के दावे भी किए जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि हम जीतकर जनता के लिए काम करें। उसकी कोशिशें करने की भी बात की जाती है, कोशिशें दिखाई भी जाती हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे राज्य में जो बिजनेस इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उत्तराखंड में बिजनेस इन्वेस्टर समिट होने वाला है, उसको लेकर हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपना निवेश उत्तराखंड में करें। इस कड़ी में हमारे प्रतिनिधि और अधिकारी दिल्ली, देहरादून और देश के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे, देश के अन्य राज्यों में भी जाएंगे और खुद मुख्यमंत्री लंदन जा रहे हैं और वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रयास है कि इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर बड़े निवेशक आए और वो निवेशक यहाँ हमारे यहाँ निवेश करेंगे। एक हमारे लिए बड़ा अवसर है और इस अवसर का हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हमारा राज्य आगे बढ़े, ज़्यादा निवेश होगा, ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा समृद्धि होगी। हर प्रकार राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं और राजस्थान के चुनाव में जहां एक तरफ राजस्थान में मौजूद पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये कहना है कि सरकार से लोग परेशान है, सरकार ये कह रही है कि हम जनता के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इसी बीच हरियाणा की जेजेपी पार्टी भी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। जेजेपी हरियाणा में सरकार में है और जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि हम 25 से 30 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं है, हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है और वहां पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हम जीतेंगे और मेहनत कर रहे हैं। हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं है, हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है और मुझे लगता है कि 25 से 30 सीटों पर जहां हम लड़ेंगे मजबूती से अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। हमारा टारगेट 200 सीटों का नहीं है, हमारा टारगेट 25 से 30 सीट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से जो विवादित टिप्पणी आई, पीएम मोदी और सीएम का नाम लिए बिना उन्होंने उन पर टिप्पणी की थी। वहीं विवादित टिप्पणी करते वक्त उनकी तरफ से यह भी कहा गया, बाद में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप अपने इस बयान पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। लगातार उनके बयान पर बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हैं और माफी मांगने की भी बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इससे कांग्रेस की सोच का पता चल रहा है। तो उदय भान कह रहे हैं कि इस तरह के जो शब्द हैं वो तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है हालात। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा, नीचे पंडवा राज कर रहा है। तो उदय भान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि
वो अपने बयान पर कायम है क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वहीं उदय भान के बयान को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि इस तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए जाना काफी निंदनीय है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि अध्यक्ष के पद पर कोई शख्स इस तरह का जो बयान देता है, तो वहीं उदय भान ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई, इसमें गलत क्या है। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह की जो मैंने बोला है वो सारी चीजें की हैं। मतलब ये है कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ना ये भी एक बहुत महापाप है। जब पत्नी नहीं है तो रणवा की तरह रह रहा है। जिसकी पत्नी है ही नहीं, छोड़ ही रखा है, उसको अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो रणवा की तरह है। और हमारा मुख्यमंत्री पंडुआ है, उसे कभी पानी भी नहीं लगा, तो उसकी शादी का तो मतलब नहीं, शादी भी नहीं हुई इसकी। वो हमारे देश की भाषा में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के बयान पर लगातार बीजेपी नेताओं के तीखे वार आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को नसीहत देते हुए कहा कि जुबान पर संयम रखें। साथ ही बीजेपी सांसद रमेश बुधूड़ी को भी उन्होंने जुबान पर संयम रखने की नसीहत दी। ये देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इससे ज़्यादा नीचे गिरने की हद होती है, लेकिन ये तो उस हद को भी पार कर गए। देखिए, राजनीति में मत भिन्नता होती है, मन भिन्नता नहीं। लेकिन इन्होंने अपने मन को इतना कुंठित कर लिया है, संकुचित कर लिया है कि हर बात में इनकी ये संयम खो गए हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इससे नीचे कोई व्यक्ति गिर नहीं सकता, जहां और मैं नीचे गिरने की पराकाष्ठा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि ये नीचे गिरने की, इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, नीचे गिरने की पराकाष्ठा है। उदय भान के बयान पर बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि हरियाणा में सरकार में शामिल जेजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से कांग्रेस के नेताओं की सोच साबित हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की सोच इससे साबित होती है कि उनकी सोच व्यक्तियों के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति क्या है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, और वो भी प्रदेश अध्यक्ष स्तर के एक व्यक्ति द्वारा, ये निंदनीय है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं की सोच इससे साबित होती है कि उनकी सोच व्यक्तियों के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति क्या है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना, और वो भी पानीपत में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बयान पर कहा कि कांग्रेस ने मेरे हिसाब से लोक लाज छोड़ दी और गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हंसना हेकड़ी है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि शर्मिंदगी के बजाय उदय भान अपने बयान पर हंस रहे हैं। आजकल कांग्रेस सर्वश्रेष्ठ की बजाय अपना वरिष्ठ अभिव्यक्त कर रही है। पिछले कल आपने देखा, आज भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, राम नागरिकों ने, रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस को सम्मति दे भगवान, ऐसा एक मार्च मैंने अभी देखा उदय भान जी के घर पर हुआ है कि किस प्रकार से सम्मति मिले कांग्रेस को। पिछले दिन आपने देखा सुरजेवाला जी भी जनता को जो है वो श्राप दे रहे थे, जैसे कोई ऋषि मुनि हो, और ऋषि मुनियों ने तो अकेले व्यक्तियों को ही श्राप दिया कुछ गलती करने पर। और हरियाणा में बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, वो सिर्फ उल्टी सीधी बयानबाजी में है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बयानबाजी में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। सफाई में भी उदय भान ने ये कहा कि गांव की भाषा ऐसे ही होती है, गांव में ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन मैं हरियाणा में रह रहा हूं, मैंने हरियाणा में देखा है कि हरियाणा के लोग सम्मान से, प्यार से, इज्जत से बात करते हैं। ये सिर्फ उल्टा सीधा बयानबाजी में है। कल भी देखा ना, इनका प्रदेश अध्यक्ष का बयानबाजी क्या है, ऐसा अपशब्द बोलता है और बोलता है उसके बाद सफाई में क्या बोलता है। मैंने तो बहुत पहले ये बात बोला था
किसी गांव में मैंने कहा था, और हमारे गांव के बोलचाल ही ऐसा है, हम ऐसे शब्द में बात करते हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं हरियाणा को जितना जानता हूं, ये सिर्फ उल्टा सीधा बयानबाजी में है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।